हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विजय मांदड़े। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, यानी कि बहुत पहले जो अराउंड 500 BC द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद said that the matter, इन्होंने हमें बताया कि एक चीज होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तुम इस चीज को इतना तोड़ो कि वो इतनी स्मॉल बन जाती है, यानी कि बहुत ही छोटी बन जाती है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। यानी कि द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल व्हिच इज indivisible, यानी कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज, हम परमाणु, क्या कहेंगे उसे, हम परमाणु। यानी कि जो दूसरा इंडियन फिलोसोफर था पकोड़ा कटियामा said that कि these particles are normally exist in combined form which gives us a forms of matter। यानी कि ये जो एटम, ये जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं वो अकेले नहीं रह पाते, यानी कि वो दूसरों के साथ दोस्ती बनाते हैं, यानी कि वो अकेला रहना पसंद नहीं करते, यानी कि वो जो पार्टिकल होते हैं वो कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। इसीलिए हमें पकोड़ा कटियामा यानी कि इंडियन फिलोसोफर ने बताया कि ये जो एटम होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन कंबाइन फॉर्म। बच्चों, ध्यान दे रहे हो, यानी कि आपको इस बारे में ये पकोड़ा ने बताया। उसके बाद हमें जो बताया वो है ग्रीक फिलोसोफर, उसे जो है डेमोक्रिटस एंड लुसिपस सजेस्ट दैट द मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उन्होंने बताया कि आप मैटर को इतना तोड़ो, यानी कि सबसे छोटा पार्टिकल वहां पे जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पार्टिकल एटम। यानी कि आप इतना द पार्टिकल्स, यानी कि द मैटर्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स एंड एट अ सर्टेन स्टेज द पार्टिकल्स ऑब्टेन कैनॉट बी डिवाइड फर्दर। यानी कि ये आप पार्टिकल को इतना छोटा बनाओ, इतना तोड़ो, यानी कि जब छोटा सा पार्टिकल बनता है तो वो फाइनली एक स्टेज आती है कि जिस स्टेज में ये पार्टिकल को आप डिवाइड नहीं कर पाते, इसे हम, यानी कि दिस पार्टिकल इज नोन एज एटम व्हिच इज इनडिविजिबल। बच्चों, ध्यान दे रहे हो, इस पार्टिकल जो होता है स्मॉलर पार्टिकल होता है, यानी कि उसे हम डिवाइड नहीं कर पाते। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर is known as atom which is indivisible। यानी कि आप उसे डिवाइड नहीं कर पाते। इनविजिबल, इसका मतलब है आप नेकेड आई से देख नहीं पाओगे। इनडिस्ट्रक्टेबल, इसका मतलब है आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो एटम होते हैं, ये जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं, वो अकेला रहना पसंद नहीं करते, वो ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। सो हम कहेंगे डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस बट दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो बच्चों, ये हो गया एटम। तो हम इसके बाद में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन।
तो इसका आंसर हमें मिलना चाहिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसके बारे में हमने दिस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द सर्टेन लॉज विच इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ये बारे में केमिकल कॉम्बिनेशन किस तरह का होता है, तो यही ध्यान देंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। नाउ व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर combined together to form two or more new substances is known as chemical reaction। उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा हम ये एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो एटम होते हैं, ये A+B, ये जो एटम होते हैं कंबाइनिंग स्टेट में रहते हैं और इसी का कन्वर्जन हम प्रोडक्ट में बनाते हैं, यानी कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ये ध्यान दीजिए। कंसिडर अ केमिकल रिएक्शन A+B गिव्स C+D, यानी A+B को हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट, और C+D को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो बच्चों ये रिएक्टेंट क्या होता है? ये रिएक्टेंट होता है द सब्सटेंस व्हिच इज टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। यानी कि ए एंड बी, ये दोनों को हम रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसे कहेंगे? द सब्सटेंस व्हिच इज ऑब्टेन आफ्टर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन किस तरह से बन गया? केमिकल रिएक्शन बन गया इस तरीके से बच्चों कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर न्यू सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों ये हमें जानना ज़रूरी था कि बिफोर वी आर गोइंग टू वर्ड्स द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वी आर डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। नाउ बच्चों इसके बारे में अभी हमें बताना है कि ए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको पता ही होगा बच्चों क्या कि ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये दो प्रकार के लॉ हमें यहाँ पर लर्न करना है। जो पहला लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और दूसरे वाला है जिसे हम कहेंगे, दूसरे वालों को हम क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये जो दूसरा वाला लॉ है, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो चलते हैं हमारा पहला लॉ जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, आपको पता है कि जो हमने अभी बताया कि एटम जो होता है, ये जो एटम तो उसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होना पसंद होता है। उसका नेचर, व्हाई एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, कैन यू टेल मी द नेचर ऑफ दिस एटम? उसका नेचर क्या होता है, ये जानने के लिए हमें ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करना है। तो हम पहला लॉ देखेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द philosopher एंटोनी लेवाइजर इन 1774। यानी ध्यान दीजिए बच्चों। नो तो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या है तो हम देखेंगे, तो बहुत ही आसान है, जिसे हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। बच्चों आपको ध्यान में
आ रहा है कि इस जो हमारा जो लॉ है उसके नाम में हमारा ये स्टेटमेंट छुपा हुआ है, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मास कॉन्जर्व हो रहा है, यहाँ पर मास कॉन्जर्व हो रहा है। यानी कि जब हम इसको स्टेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे? इट इज स्टेटेड दैट मास neither be created nor be destroyed during chemical reaction। यानी कि जब हम ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म करेंगे तो यहाँ पर मास क्रिएट भी नहीं कर पाओगे और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाओगे, लेकिन केमिकल रिएक्शन तो प्रोसीड होगा। इसका मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये ध्यान दीजिए, इसका मतलब है इन अनदर वर्ड वी सेड दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो एक सिंपल रिएक्शन है हमारे सामने, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स H2O। तो हम इस दोनों को बच्चों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कहेंगे रिएक्टेंट। हम उसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स। बच्चों ध्यान दे रहे हो? तो और ये जो वाटर है, ये वाटर को हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो हमें ये एंटोनी लेवाइजर ने बताया कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो हमें ये प्रूव करना है, यानी कि मास कैनॉट बी चेंज, दैट इज मास अनचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, और हम प्रोडक्ट साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। यानी कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली तो हम यहां पर बताना चाहते हैं, तो इस हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 2 + 16 = 18 ग्राम। अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो बच्चों आपको पता है यहां पर हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, 1 × 2। अभी अगर इसका हम डिटेल में अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे, 1 × 2 + 16, तो ये बन गया 2 + 16 यानी कि 18। तो बच्चों ये हो गया 18 ग्राम, करस्पॉन्ड टू 18 ग्राम। यानी कि बच्चों मास इज कॉन्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि मास यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रहा या मास डिस्ट्रॉय भी नहीं हो पा रहा। यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है, तो हमारा स्टेटमेंट था कि द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो ये इससे हमें ये पता चलता है। तो इसी लॉ को हम अनदर वर्ड में कह सकते हैं द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर। इसी को हम क्या कहेंगे? लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर। तो हम इसे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? लॉज ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर। तो ये हो गया, यानी कि क्या कहेंगे हम? लॉज ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर। ध्यान दीजिए, इनडिस्ट्रक्टेबिलिटी ऑफ मैटर, ये पहले वाला लॉ यहां पर हम खत्म कर चुके हैं।
अगर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अगर यहाँ पर देखना है तो हम किसी प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो उसमें हमें ये बताना है बच्चों कि दूसरे वाला एग्जाम्पल जो होता है वो किस तरह से होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये हो गया कार्बन प्लस एक ऑक्सीजन, हमें मिल गया CO2 गैसियस। क्या मिल गया बच्चों? CO2 एक गैसियस। तो ये सेकंड वाला रिएक्शन हो गया। तो इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये लॉ एप्लीकेबल होता है या नहीं। तो आपको बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बन के एक एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। अगर हम इसे हम क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे रिएक्टेंट्स और इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट्स। तो ध्यान में आ रहा है बच्चों? तो अभी ये सिमिलरली दिस कार्बन के एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड को है। तो इसका मतलब हो चुका कि एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट हमें क्या करना है, मास कंजर्व करना है। यानी कि ये जो कार्बन का है वेट होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का ये हो गया 32 ग्राम बच्चों। तो ये 32 किस तरह से आ गया, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम, यानी कि मॉलिक्यूल का बन गया 32 ग्राम। तो हमें ये 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम बन गया कितना बच्चों, 44 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहां पर ये कितना बन पाता है, तो हमें देखना है कार्बन का है 12 प्लस उसी तरह से 2 × 16, 12 प्लस ये 32, तो ये बन गया 44 ग्राम। तो इसका मतलब है हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मास क्या हो चुका, कॉन्जर्व हो चुका। मास इज कॉन्जर्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि मास चेंज नहीं हो पाता। ये हो गया हमारा लॉज ऑफ conservation of mass।